चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? विवेक का संकट हो गया था ना, और विवेक का संकट से तुम लोग उबर चुके थे। अच्छा, उबरने का उपाय भी बताना है। चलो भाई, तुम लोगों को उपाय की ज्यादा जरूरत होती है। लिखो उपाय या समाधान। नंबर 1, नैतिक मूल्यों पर चिंतन करके स्वयं के लिए नैतिक मानकों की स्वयं के लिए नैतिक मानकों की स्पष्टता नैतिक मानकों की स्पष्टता निर्धारित करना। नैतिक मानकों की स्पष्टता निर्धारित करना। दूसरा, संबंधित मुद्दे से जुड़े हुए सभी पक्षों के संबंध में जानकारी संग्रहित करना। तीसरा, विश्वसनीय सलाहकारों एवं विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करना। अगला पॉइंट, अंतःकरण को महत्व देना। और लास्ट पॉइंट, पूर्व अनुभवों से सीख प्राप्त करना। ठीक है, ये हो गया क्या बेटा? विवेक का संकट से कैसे उबरा जाए, उसके समाधान। ठीक है, और एक चीज दिमाग में बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपके पुराने अनुभव और उस विषय के संबंध में जानकारी। ठीक है, कभी भी कोई भी निर्णय ना तो पूर्वाग्रह के आधार पर लिया जाना चाहिए, ठीक है, ना ही रूढ़ि के आधार पर लिया जाना चाहिए, ठीक है, और ना ही निर्णयों में किसी तरह का भावनात्मक दबाव निर्मित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे निर्णय जो पर्याप्त सूचना एवं जानकारी के आधार पर अंतःकरण से सलाह करके तथा विचार विमर्श के बाद अनुभवों के आधार पर लिया जाए, वह निर्णय कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में विवेकीय संकट भी निर्मित नहीं होगा। ठीक है, डन। एनी डाउट और क्वेश्चन नाउ? नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें शासन की। ठीक है, जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन का सिर्फ होना आवश्यक है या शासन का बेहतरीन शासन होना जरूरी है? बेहतरीन शासन मीन्स शासन ना होकर हम इसे क्या पढ़े? सुशासन, है ना? और सुशासन क्या है बेटा? सुशासन क्या होता है? देखिए, शासन व्यवस्था का सुशासन में परिवर्तित होना उसी स्थिति में संभव है जब शासन व्यवस्था जन सेवा सुनिश्चित करे, ठीक है, सरकार के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करे तथा जन कल्याण सुनिश्चित हो। और ये तभी संभव है जब शासन व्यवस्था नैतिकता के मानकों पर आधारित हो। ठीक है, साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि शासन व्यवस्था में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, अगर शासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता का अभाव है, उस स्थिति में क्या हम उस शासन व्यवस्था को सुशासन कहेंगे? नहीं। ठीक है, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो तुम्हारी ये क्लास जब तक उद्देश्यों को पूर्ण ना करे तब तक ये बेहतरीन क्लास हो सकती है क्या बेटा? नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, हमसे टॉपिक्स बन पा रहे हैं, तभी तो हम कहेंगे कि आज जो पढ़ा है वो वास्तव में समझ में आया है, सही है। ठीक है, वरना ऐसे भी शिक्षक है जो पढ़ा के निकल जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, ऐसी भी संभावनाएं होती। क्लियर? तो उस स्थिति में क्या आवश्यकता है बेटा? शासन के सुशासन के रूप में परिवर्तित होने की। ठीक है, और इस सुशासन की कुछ बुनियादी विशेषताएं होती है। ठीक है,
चलिए लिखिए, फिर आगे समझाता हूँ। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था वह प्रणाली है, शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी देश के मामलों के, किसी देश के मामलों के प्रबंधन के लिए, किसी देश के मामलों के प्रबंधन के लिए राजनैतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक उपकरणों का, प्रशासनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारों, इसके अंतर्गत सरकारों, संस्थानों, सरकारों, संस्थानों एवं आधिकारिक पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा, आधिकारिक पद पर बैठे गए व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय, लिए गए निर्णय की समस्त प्रक्रियाएं, की समस्त प्रक्रियाएं शामिल है। ठीक है, तो किसी भी देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक, आर्थिक या प्रशासनिक ढांचा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शासन व्यवस्था। अब समझना, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। दोनों में अंतर क्या है बेटा? जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन में हम प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं कि जो निर्णय लिया जा रहा है वो किस प्रक्रिया से लिया जा रहा है, उन निर्णयों के पीछे के उद्देश्य क्या है। ठीक है, उन निर्णयों को लागू करने में किन किन चरणों को ध्यान में रखा जा रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं क्या है? शासन व्यवस्था। ठीक है, मतलब साधारण शब्दों में निर्णय लेने की प्रक्रियाएं। ठीक है, और दूसरा प्रशासन। प्रशासन में कौन आता है? वो व्यक्ति जो निर्णय ले रहे हैं, वो व्यक्ति जो निर्णयों को लागू कर रहे हैं। ठीक है, इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, जिस प्रक्रियाओं का पालन करके तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिस तरह की गतिविधियाँ की जा रही है, वो सारी क्या है बेटा? शासन। ठीक है, और जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वो क्या हो गया? प्रशासन। आई बात समझ में? तो शासन और प्रशासन का अंतर समझ में आ गया। अब शासन जो है, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जो तुम्हें प्रक्रियाएं करवाई जा रही है, या जो तुम्हारे साथ गतिविधियां की जा रही है, वो सिर्फ होना ज़रूरी है क्या उनका बेहतर होना ज़रूरी है? बेहतर होना ज़रूरी है, उद्देश्यों की पूर्ति होना ज़रूरी है। इसलिए शासन को शासन ना पढ़कर क्या पढ़ा जाता है? सुशासन। ठीक है, तो अब हेडिंग दो, सुशासन। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन उस तरीके के रूप में, उस तरीके के रूप में परिभाषित करता है, उस तरीके के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकास के लिए, जिसमें विकास के लिए देश के आर्थिक, विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में, प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा यह इन सभी प्रक्रियाओं में, तथा यह सभी प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर, नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देता है, नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देता है। अगली लाइन लिख लेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुशासन के 8 सिद्धांत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुशासन के 8 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 भागीदारी, नंबर 1 भागीदारी। भागीदारी का मतलब क्या हुआ बेटा? भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन बेटा। ठीक है, डन। अगला पॉइंट, कानून का शासन। बता तो दिया अंकित ने, पार्टिसिपेशन है ना। क्या बेटा चाह? न केवल सर्वसहमति, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यबलों में समस्त वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, समाज के प्रत्येक कमज़ोर वर्ग, चाहे वो महिला हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, दिव्यांगजन हो, सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सभी वर्गों की भागीदारी होगी शासन व्यवस्था में, उसी स्थिति में शासन को हम
भागीदारी पूर्ण शासन कह पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भागीदारी सुनिश्चित होगी सभी वर्गों की, तो जो निर्णय लिए जाएंगे उस दृष्टिकोण में भी वो निर्णय समग्र दृष्टिकोण से किए जाएंगे। अन्यथा अगर किसी एक ही वर्ग की भागीदारी है तो उसका परिणाम क्या होगा बेटा? उस वर्ग विशेष के हितों को ही ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए सुशासन में भागीदारी होना ज़रूरी है। आई बात समझ में? क्लियर? डन। सेकेंड पॉइंट, कानून का शासन। अंकित, ट्रांसलेशन बेटा, रूल ऑफ लॉ। शाबाश, है ना? और क्या होता है रूल ऑफ लॉ? क्या है बेटा? कानून का शासन, जहां कानून सर्वोच्च हो। कानून के शासन का मतलब होता है कि सभी नीति एवं नियमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। समस्त परिस्थितियों में कानून का पालन किया जाना चाहिए, या समस्त परिस्थितियों में कानून को लागू करना ही कानून का शासन होता है, जहाँ पर कानून किसी भी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्थिति के आधार पे विभेद नहीं करता। ठीक है, ये होता है कानून के शासन का मतलब, जो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 में। शाबाश। ठीक है, विधि का शासन कौन लेकर आया था सर्वप्रथम? जरा अपने ऑप्शनल के नोट्स उठाना तुम लोग, है ना, और उसमें देखना। अरस्तु जब हमने पढ़ा था तो वहां लिखा था कि विधि का शासन का सर्वप्रथम उल्लेख अरस्तु करता है। और तुम लोग भी पॉलिटी के नोट्स उठाना, बट पॉलिटी में तुम्हें मौलिक अधिकार मैंने नहीं पढ़ाया है, तो तुम लोग बच गए। ठीक है, वहाँ साफ तौर पे लिखा जाता है कि विधि के शासन की व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख अरस्तु द्वारा किया गया, किंतु आधुनिक समय में इसे एवी डायसी द्वारा प्रचलित किया गया। सो कानून का शासन, और कानून का शासन क्या कहता है बेटा? कि कानून सभी पर समान रूप से लागू रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सर्वसम्मति उन्मुखी। सर्वसम्मति उन्मुखी लिख लिया या गड़बड़ है मात्राओं की? बोलो हाँ, गड़बड़ है सर मात्राओं की। सर्वसम्मति उन्मुखी। अब सर्वसम्मति उन्मुखी क्या होता है बेटा? कि शासन में जो भी निर्णय लिए जाए वो कोशिश की जाए कि सर्वसम्मति से हो, और किसी स्थिति में निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिए जा पा रहे। अगला पॉइंट, पारदर्शिता। कैसे होना चाहिए मतलब? हाँ, तो अगर सर्वसम्मति नहीं हो पाती है किसी स्थिति में तो फिर बहुमत आधारित कार्य किया जाएगा बेटा। बट सुशासन वही होगा पूर्ण रूप से जो सर्वसम्मति आधारित होगा। बट अगर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है तो बहुमत के मत के आधार पर कार्य किया जाएगा। कमजोर वर्ग की राय को महत्व भी दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उन्हें शामिल भी किया जाए। ठीक है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि उस राय को माना ही जाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की? प्रशासन में भ्रष्टाचार की। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों का मत ये होगा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पूरी तरह से अनैतिक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार ठीक है, अगर काम अच्छे से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो पैसा देने से कोई गड़बड़ नहीं है ना। कुछ लोगों का मानना ये होगा कि भ्रष्टाचार उस सीमा तक सही है जहां पर किसी के साथ कोई हानि या क्षति ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। ऐसे में क्या करना होगा? सर्वसम्मति तो बन नहीं पाएगी, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? उन विचारों को शामिल किया जाए जिसमें अधिकतम लोगों की सहमति शामिल हो। अगर अधिकतम लोगों की सहमति है तो वो अनैतिक कैसे होगा बेटा? जरूरी है ना बेटा। समाज में या क्लास में अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो अगर वो नियम ज्यादातर लोग सही मानते हैं तो नियम गलत कैसे हो सकता है? अगर समाज का बहुमत किसी चीज को सही मान रहा है तो वो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। कुछ लोगों के अनुसार वो गलत हो सकता है,
जो उस विचार से सहमति नहीं रखते हैं, ठीक है। किंतु सच्चाई तो वही है ना, जो अधिकतम लोग जिससे सहमत हो जाए। हाँ बेटा चंदन बोलो। अगर सिर्फ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, ये विरोधाभासी विचारधारा जो तुम कह रहे हो, ठीक है, कि हो सकता है कि जो बहुमतवादी विचारधारा हो वो रूढ़ि आधारित हो, ठीक है, मात्रात्मक रूप से सही हो, और जो अल्पमत में है वो गुणात्मक रूप से सही बातें कह रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, समाज विरोधाभास निर्मित करेगा। समाज विरोधाभास निर्मित करेगा मतलब समाज उन विचारों को आपसी टकराव में सुनिश्चित करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और समय के बाद समाज उस विचारों को परिवर्तित कर देगा, ठीक है। एक उदाहरण देके समझाता हूँ। कुछ समय पहले तक, मतलब आज से 10, 12, 13 साल पहले तक, ठीक है, विवाह के संबंध में समाज के विचार अत्यंत ही संकुचित थे, रूढ़िवादी थे, ठीक है। किस तरह से कि सजातीय विवाह होना चाहिए, समगोत्रीय विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का उल्लंघन करने की कोशिश करता था, ठीक है, उसकी हत्या कर दी जाती थी, जिसे मान हत्या कहा जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हुआ मात्रात्मक जो समाज कह रहा है, ठीक है, एक हुआ गुणात्मक जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है। अब उन दोनों के बीच विवाद हुआ, टकराव हुआ, और अब समाज ने क्या किया है, धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब तक कुछ समाज कह रहा है, मतलब समाज के बहुसंख्यक लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो वो सही होगा, और अगर उसके गलत होने का दृष्टिकोण मौजूद है तो वो आवाज़ें भी समाज से ही उठेगी, और फिर समाज में विरोधाभास निर्मित होगा, और उस विरोधाभास का परिणाम क्या निकल के आएगा, एक नए विचार का जन्म होगा बेटा। इस तरीके से समाज खुद को परिवर्तित करता है, ठीक है। डन। बहुत चौथा पॉइंट लिख लिया। हो सकता है बिल्कुल गलत भी हो सकता है, हितों को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं, बट जरूरी थोड़ी ना कि सारी चीजें मानी ही जाए। बट अगर सारी चीजें विचार विमर्श के बाद मानी जा रही है बहुसंख्यक द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी होती है बेटा। पूर्ण रूप से तो सत्य कुछ नहीं होता है। मिल भाई साहब यही कहते हैं कि सत्य हमेशा बहुपक्षीय होता है, ठीक है। तो अगर बहुसंख्यक विचारधारा भी है तो उस बहुसंख्यक विचारधारा में भी कुछ अवगुण होंगे ही, ठीक है, जिसके आधार पे उसकी आलोचना की जा सकती है, ठीक है, और उन्हीं आलोचनाओं के आधार पे उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो नैतिक शास्त्र में या समाज शास्त्र में कुछ भी पूर्णतः सही और कुछ भी पूर्णतः गलत नहीं होता। डन। क्या हुआ बेटा चंदन बोलो। वो विचारों का टकराव है, वो उथल पुथल की स्थिति है, ठीक है। यहाँ सत्य की बात नहीं है, सत्य हमेशा ही सभी के पक्ष में होता है बेटा, किसी एक वर्ग विशेष के पक्ष में नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सत्य हमेशा बहुपक्षीय होता है, ठीक है। तो सत्य उन्हीं के अनुसार माना जाएगा जिसके पास शक्ति है, ठीक है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास संख्या है वो असत्य है, ठीक है। अगर जिनके पास संख्या है वो क्षमतावान है तो वो सीमित जनसंख्या को जिसके पास शक्ति है उसे हटा भी सकते हैं बेटा, ठीक है, ये चीज। देन चौथा पॉइंट क्या लिखा बेटा, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, ट्रांसपेरेंसी, शाबाश। सरकार और जनता के मध्य पूर्ण संवाद की स्थिति, ठीक है, कि सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है तो वो किस उद्देश्य से ले रही है, उसके पीछे कौन कौन से तथ्य छुपे हुए हैं, ठीक है, और उन निर्णयों को किस तरह से लागू किया जाएगा, तथा सरकार द्वारा भविष्य में कौन कौन से निर्णय लिए जाने वाले हैं इस संबंध में जो भी जानकारी होगी वो अगर जनता तक पर्याप्त रूप से पहुंच रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में प्रशासन किस तरह का होगा बेटा, पारदर्शी होगा, ठीक है। कि जो भी निर्णय लिए जा रहे, चाहे वो नोटबंदी रहा हो, चाहे वो जीएसटी रहा हो, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट हो, चाहे वो गोल्ड ड्यूटी बढ़ाने की बात हो, या सरकार का कोई भी निर्णय हो, अगर सरकार वो निर्णय क्यों ले रही है, कारण क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, किस प्रक्रिया से लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर जनता को सुनिश्चित कर रही है तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं बेटा,
कि प्रशासन में पारदर्शिता है। ठीक है, और ये पारदर्शिता का होना जरूरी है या नहीं? बट क्या पूर्ण रूप से पारदर्शिता का होना जरूरी है? क्यों नहीं बेटा? क्योंकि राष्ट्र हित में कुछ चीजों को गोपनीय रखा जाना अनिवार्य होता है, इसलिए संपूर्ण पारदर्शिता की हम बात नहीं करते, किंतु अधिकतम स्थिति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, बोलो चंदन। अच्छा, डाउट सॉल्व हो गया। चलो पॉइंट नंबर 5, जवाबदेही। क्या होता है बेटा जवाबदेही? तुम लोग जवाबदेह हो पेरेंट्स के प्रति तो है सर, है ना? क्या होता है बेटा जवाबदेही? कार्य के प्रति उत्तरदायी होना। और ये जवाबदेही सुनिश्चित किसके द्वारा की जाती है? खुद के द्वारा? गलत। सरकार के द्वारा? ये भी गलत। जो काम देता है वो, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। जवाबदेही सुनिश्चित कौन करता है? वो तो उत्तरदायी हुआ बेटा। ठीक है, जवाबदेही हमेशा ही उच्च प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, उच्च प्राधिकरण जैसे वर्तमान में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये क्या है बेटा? तुम्हारी जिम्मेदारी। ये जवाबदेहिता नहीं है, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम पढ़ाई करने के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है, जब तुम ये काम कर लोगे, मतलब जब कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा, उसके बाद उस कार्य के परिणाम के आधार पर आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी कि बेटा रिजल्ट क्या रहा। और ये कौन पूछता है? पेरेंट्स और रिश्तेदार। पहले रिश्तेदारों को टेंशन होती है ना? तो जवाबदेहिता हमेशा उच्च प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। कब? जब कार्य पूर्ण हो चुका हो। ठीक है, जब कार्य संचालित हो रहा हो तब जवाबदेहिता नहीं होती, तब क्या होती है बेटा? उत्तरदायित्व। ठीक है, आंसरेबिलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि समय समय पे तुम्हारे पेरेंट्स पूछ लेते हैं तुमसे, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? टीचर्स भी आते जाते पूछ लेते हैं, और सब ठीक? कहीं कोई दिक्कत परेशानी? ये क्या है बेटा? आंसरेबिलिटी। ठीक है, उत्तरदायित्व, जहां आप अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन कार्यों के लिए संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और जवाबदेही में उत्तरदायित्व भी शामिल होता है और जिम्मेदारी भी शामिल होती है। तो बेहतर वर्ड शब्द क्या है बेटा? जवाबदेहिता। ठीक है, इसीलिए प्रशासन या सुशासन तभी स्थापित होगा जब वह जवाबदेह हो। आई बात समझ में? क्लियर? अब ये जवाबदेहिता जो है, ये जैसा मैंने कहा 3 प्राधिकरणों, या क्या मैंने कहा कि उच्च प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। बट इस जवाबदेहिता को हम 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज जवाबदेहिता। और क्षैतिज जवाबदेहिता क्या होती है बेटा? जब समान स्तर के अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उदाहरण के तौर पे हमने नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटी जिन बच्चों ने पढ़ी होगी, कि शासन के 3 अंग है। एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब कार्यपालिका का में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, किसके द्वारा? विधायिका द्वारा अथवा न्यायपालिका द्वारा। या फिर विधायिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा। तो तीनों ही अंग एक समान स्तर के हैं। ठीक है, तो जब समान स्तर पे जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज जवाबदेही। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भविष्य में जब तुम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, तो तुम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सुनिश्चित कौन करेगा बेटा? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, सीवीसी। और वो सीवीसी कौन है? तुम्हारा ही एक सहकर्मी है। कोई एक आईएएस ऑफिसर ही होगा जो सीवीसी बनेगा बेटा। मतलब क्या हुआ? समान स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक दूसरे की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा रही। ठीक है, ये किस तरह की जवाबदेहिता हो गई?
क्षैतिज, दूसरी होती है ऊर्ध्वाकार, वर्टिकल। ठीक है, और वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब जब जवाबदेहिता उच्च प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित की जाए तो वो ऊर्ध्वाकार जवाबदेहिता होती है। अब ये कैसे? जब तुम आईएएस बन जाओगे तो तुम्हारी जवाबदेहिता कौन सुनिश्चित करेगा? सेक्रेटरी, सचिव। ठीक है, और सचिव की मुख्य सचिव। ये क्या है बेटा? ऊर्ध्वाकार जवाबदेहिता। ठीक है, उसी तरीके से एक और उदाहरण, सरकार की जवाबदेहिता कौन सुनिश्चित करता है बेटा? सरकार जवाबदेह है या नहीं? तुम लोग करते हो या नहीं करते हो कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही? और अगर सरकार काम कर रही होती है तो दोबारा उसी पार्टी को चुनाव जिता देते हो, और अगर काम नहीं कर रही होती है तब पार्टी को चुनाव हरवा देते हो बेटा। ये क्या है बेटा? जवाबदेहिता ही तो है कि अगर वो जवाबदेही पूर्ण कार्य नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? सरकार का पतन। ठीक है, ये हो गई दूसरे तरह की जवाबदेहिता। तीसरे तरह की जवाबदेहिता होती है विकर्ण जवाबदेहिता। ठीक है, और विकर्ण जवाबदेहिता क्या है? वो जवाबदेहिता जो नागरिक समाज अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुनिश्चित की जाए। ठीक है, कई बार ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है बेटा, ये क्या है? नागरिक समाज। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ प्रबुद्ध लोग, या ये कह लो कुछ जागरूक लोग आंदोलन कर रहे हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर। सारे लोग तो शामिल नहीं है, इसलिए जनता में तो आएंगे नहीं, समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग ही आएंगे, इसलिए इसे क्या कहा हमने? नागरिक समाज। ठीक है, तो जब नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन, या फिर मीडिया की भी अगर हम बात करें, जब मीडिया भी इस तरह की जवाबदेही सुनिश्चित करता है तो उसे भी क्या कहेंगे? विकर्णीय जवाबदेहिता। ठीक है, तीनों तरह की जवाबदेहिताएं समझ में आ गई। चलिए फिर अगला पॉइंट लिखिए। एक दूसरे के प्रति स्तर में, पद में समान हो। एक आईएएस दूसरे आईएएस ऑफिसर नहीं बेटा, बट जो प्रशासनिक संगठन है वो सीवीसी द्वारा निगरानी रखी जाएगी उस पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो भी तो एक प्रशासनिक इकाई ही है ना। जब एक प्रशासनिक इकाई दूसरी प्रशासनिक इकाई पर नियंत्रण कर रही है या नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज जवाबदेहिता। ठीक है, डन। तो पांचवा पॉइंट समझ में आ गया, जवाबदेहिता। फिर लिखो छठवां पॉइंट, प्रभावी एवं कुशल परिणाम। प्रभावी एवं कुशल परिणाम, इसे समझाने की जरूरत है? हाँ या ना? समझाने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं ना। अगर सरकार कोई भी योजना बना रही है किंतु उस योजना का लाभ आधी जनसंख्या को मिल रहा है तो क्या वो योजना कुशलता से क्रियान्वित की जा रही है बेटा? नहीं। योजनाएं कागजों पर तो क्रियान्वित की जा रही है, बट उसकी वजह से जनसंख्या की गुणवत्ता में तनिक मात्र भी सुधार नहीं हो रहा, तो क्या वो योजना प्रभावी है? प्रभावी योजना किसे कहोगे? जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए, है ना। तो शासन व्यवस्था कब बेहतर होगा? जब वो प्रभावी होगा। प्रभावी कब होगा? जब वो समाज में कल्याण स्थापित करेगा, समाज में सुधार स्थापित करेगा। उसी स्थिति में तो आप प्रभावी कहोगे ना। और कुशल किस स्थिति में? मात्रात्मक रूप में। तो प्रभावी मतलब गुणात्मक स्वरूप, कुशलता मीन्स मात्रात्मक स्वरूप। ठीक है, कि योजनाओं को सही रूप में सुनिश्चित किया जा रहा है या नहीं। डन। अगला, न्याय संगत एवं समावेशी। न्याय संगत एवं समावेशी। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? जो भी नियमों का निर्माण किया जाए वो न्याय को ध्यान में रखकर किया जाए, साथ ही साथ, ठीक है, क्या बेटा, सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाए, समाज में अधिकतम समानता स्थापित की जाए, ठीक है। उस स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं? समावेशी, ठीक है। लास्ट, भागीदारी की शासन व्यवस्था में भागीदारी। समावेशी का मतलब कि सभी के हित में काम करना। दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रशासनिक अधिकारियों में अगर सभी वर्गों की भागीदारी है, उस प्रशासनिक वर्ग में सभी लोग अगर शामिल है, तो वो भागीदारी हुआ कि हम भी शासन व्यवस्था में भागीदार है। और समावेशी क्या हुआ कि जब शासन सभी लोगों के हित में काम करे, वो समावेशिता हुई बेटा। भागीदारी संपूर्ण क्यों नहीं होगा? आरक्षण क्यों दिया गया है बेटा? हाँ, वहां नहीं होगा, ठीक है। ये प्रशासन और ये जनता, ठीक है। अगर प्रशासन में सभी वर्ग शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, कमजोर वर्ग भी शामिल है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, जाति जनजाति सब शामिल है, तो वो कौन सा शासन होगा बेटा? भागीदारी पूर्ण शासन, ठीक है। बट अगर ये शासन सभी के लिए काम कर रहा है, जनता के हर एक वर्ग के लिए, तो तब इसे क्या कहते हैं हम? समावेशी। तो नजरिए का फर्क है, ठीक है। लास्ट, वो निर्णय या वो प्रक्रिया है जो न्याय सुनिश्चित करे, ठीक है। कोई डाउट बेटा? ठीक है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, 2 मिनट में खत्म कर। लास्ट पॉइंट, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं एवं प्रतिक्रियाशीलता। वस्तुनिष्ठ एवं प्रतिक्रियाशीलता, ठीक है। प्रतिक्रियाशीलता का मतलब क्या हुआ बेटा? कि आवश्यकताओं की पूर्ति यथाशीघ्र की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़रूरत आज है और निर्णय कब लिया जा रहा है? 1 महीने पश्चात, ठीक है। तो उस तरह की स्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। डन। और वस्तुनिष्ठता का मतलब तुम लोगों को पता है। डन। ये है सुशासन के 8 गुण, जो कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। और अगर इन गुणों पर आधारित शासन व्यवस्था है तो वो सुशासन कहा जाएगा। बोलो बेटा मत। हाँ, तो इसीलिए तो भारत में सुशासन की कमी है ना बेटा। होना क्या चाहिए? अभी मॉनसून आ रहा है ना। तो मॉनसून के आने से पहले उसके लिए सुधारात्मक उपाय कर लिए जाने चाहिए या बाद में? पहले ही हो जाने चाहिए। बट हम क्या करते हैं बेटा? बाढ़ आने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करें, राहत और बचाव की ध्यान देते हैं, ठीक है। ये वही बात हो गई कि प्यास लगने पर कुआं खोदा जा रहा है या सांप निकल जाने पर लाठी पीटी जा रही है, ठीक है। कि जब समस्या समाप्त हो गई है, और ये शासन व्यवस्था की अकुशलता को प्रदर्शित करता है। सिंपल सी चीज़, अगर तुम लोगों की रिक्वायरमेंट अभी है तो वो पूरी कब होनी चाहिए? यथाशीघ्र, ठीक है। और यही सरकार की कमी है। सरकार कोशिश क्या करती है बेटा? सरकार कोशिश ये करती है कि जब कुछ घटना हो जाए उसके बाद सुधार करने की कोशिश की जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी, है ना। कुछ 15 बच्चों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब उसका परिणाम ये निकल के आ रहा है कि लखनऊ की जो नगर पालिका है वो सारी बिल्डिंगों की जांच कर रही है कि सारी बिल्डिंगों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद है या नहीं। अब करके क्या मतलब बेटा? होना कब चाहिए था? पहले, ठीक है। और उस घटना से सबक लेकर देश के सभी राज्यों को यही करना चाहिए, हाँ या ना। यहाँ पे भी सुरक्षा जांच हो जाए, यहाँ पे भी 1-2 मॉक ड्रिल हो जाए, है ना। यहाँ ये एक चीज़ अच्छी है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे निकलने का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, वो तो है। बट देखो, किसी भी तरह की इस तरह की आपदा में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, वो होता है बाहर निकलने के रास्ते। अगर वो सक्रिय हो, ठीक है, वो पर्याप्त ना हो, तो फिर संभावना नुकसान की बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ डन। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद नहीं, काफ़ी तो नहीं है बेटा, बट एक ओरिएंटेशन क्लास है ना तुम लोगों की, एक सेमिनार है ना सेलेक्टेड कैंडिडेट का, ठीक है। तो
उसके लिए